जवाहर यादव जी ने कहा है कि भाई 21,700 ठीक है। जवाहर यादव जी से ये पूछना पड़ेगा जी किस तरह से ठीक है। आपके जो क्लर्क बैठे हैं, क्लर्कों के साथ और किस किस डिपार्टमेंट के लोग, कौन कौन कर्मचारी आपकी सपोर्ट में हैं? यहाँ पर असिस्टेंट हमारी जो लॉबी पूरी पाइपलाइन होती है मिनिस्ट्रियल स्टाफ की, वो सारी की सारी बैठी हुई है। और बोर्ड, निगम, यूनिवर्सिटी सभी के सभी एक साथ बैठे हुए हैं, विभाग के सभी जो भी हरियाणा सरकार के अंतर्गत आते हैं। अब सरकार कहीं ना कहीं सोच रही है कि 700 कह दिया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये भी डाउन आऊँगे, हम भी कहाँ पे बात आप उनको होगी भी ओढ़ा जाके अटक जाओ? नहीं, बात तो जी 35-400 पे जाके शुरू होएगी, अटकेगी नहीं, शुरू वहाँ से होएगी। एक जो क्लर्क वो तेवतिया जी, कहाँ से थे, नरेश तेवतिया जी, वो शहीद हो गए। हाँ जी। उसको लेके आगे की क्या रणनीति है? अब उसका परिवार तो दोबारा से नहीं, उसके परिवार बिल्कुल नहीं होने देंगे जी। उसके साथ पूरा हरियाणा का क्लरिकल स्टाफ खड़ा है। जो राज्य टीम है उसमें से 2 लाख रुपए और बाकी जो मदद कर रहे हैं वो सभी इकट्ठी करके उनके पास दे के आएंगे। आपकी जो लास्ट मीटिंग हुई है 21,700 जिसमें जिक्र होया था, उसमें बातचीत क्या हुई? थोड़ा सा वो बोले कि व्यवहारिक करो, व्यवहारिक करो। हम बोले क्या होता है व्यवहारिक? बोले हम एक स्टेप बढ़ जाते हैं। वो बोले एक स्टेप का मतलब, वो बोले कि 21,700। हमने उसी समय टेबल छोड़ दी। सारे भैया ना भाई, मेरी राम राम भाई। इस टाइम हिसार में हूँ और एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए भाई भीड़ कितनी है। देखो भाई यहाँ पैर यू तो इस टाइम लंच का टाइम है, आधे थोड़े दाएं बाएं जा रहे हैं। हिसार में सबसे ज़्यादा क्राउड है। कई जगह, कई डिस्ट्रिक्ट में घूमे आया मैं, तो हिसार का क्राउड सबसे ज़्यादा है। पूरा नेचर अग्रेसिव हो रहा है भैया। अब मुख्यमंत्री साहब के सलाहकार के को हैं 21,700 कर देंगे, 19,900 है, 1,800 रुपया खातर कौन बैठे ही आड़े। यहाँ पे हरियाणा के जो प्रधान हैं कास्ट के, उनसे बात कर लें ये आगे की रणनीति क्यों करना। भाई साहब राम राम। नमस्कार जी, राम राम। जवाहर यादव जी ने कहा है कि भाई 21,700 ठीक है, आगे की प्रतिक्रिया क्या? जवाहर यादव जी से ये पूछना पड़ेगा जी किस तरह से ठीक है। क्या उन्होंने ये अनुमान लगाया, मतलब 21,700 का क्या उन्होंने एक मतलब विश्लेषण करा? जो आसपास के जो राज्य है ना उनमें तो ना वो उनका मिसमैच है। दूसरी बात, हमें राज्यों से तुलना नहीं है जी। हरियाणा का क्लर्क हरियाणा में काम करता है, दूसरे राज्यों में काम नहीं करता। हरियाणा का वर्क ऑफ नेचर हरियाणा का है। आप 20 अप्रैल 2001 का लेटर है हरियाणा गवर्नमेंट का, जिसके अंदर उसने बता रखा है कि हरियाणा की जो वर्क ऑफ नेचर है क्लर्क का, उसके अनुसार जो वेतनमान बनता है वो हरियाणा के अंदर डिसाइड होगा, ना कि किसी दूसरे राज्य के साथ तुलना करने पर। फिर भी आप दूसरे राज्य के ऊपर बात कह रहे हो, तो मैं छोटी सी आपको इशारा देना चाहूँगा कि जिन जिन राज्यों का उन्होंने उदाहरण दिया है उनका शुरुआती वेतनमान तो बता दिया उन्होंने, लेकिन ये नहीं बताया कि 2 साल के बाद उनका वेतनमान हो क्या जाता है और 5 साल के बाद क्या वेतनमान हो जाता है, और जब उनकी प्रमोशन नहीं होती तो उस चैनल के बाद टाइम स्केल के अनुसार उन्हें क्या क्या मिलता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने क्यों छुपाई? ये तो मीडिया को भी उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई आपने ये तो बता दिया मिसगाइड करने के लिए, कि जनता को भड़काने के लिए, कि भाई हम हरियाणा के क्लर्क को ये देना चाहते हैं, लेकिन वो जिद पे अड़े हुए हैं। लेकिन वो सच्चाई नहीं बताई कि असल में दूसरे राज्यों के अंदर क्या है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा वेतनमान हमारे हरियाणा के अनुसार होना चाहिए। दूसरे राज्यों में तो पता नहीं क्या क्या पुरानी पेंशन भी है, क्या वो कर देंगे यहाँ पर? आगे की रणनीति क्या होगी? आपने जींद में भी पूरा जो हरियाणा का एक मीटिंग थी हुआ करी थी जींद में, आगे की रणनीति क्या है? दूसरी मतलब अगली मुलाकात कब है? जवाहर यादव जी के साथ कौन होगा, आपके साथ कौन होगा? यह बात कित जाकर अटकेगी, बीच बिचाले कहीं अटकेगी या क्या? सरकार की तरफ से कौन होगा वो सरकार तय करेगी, लेकिन हमारी तरफ से हमारा वही प्रतिनिधिमंडल है जो पहले गया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि जी वो तो प्रतिनिधि है, लेकिन आप ये जो संख्या देख रहे हैं यही हमारे साथ है, यही हमारी मजबूती है। और आगे की रणनीति, सबसे बड़ी हमारी रणनीति यही है कि हम हमारे एक स्थान पर जैसे 22 जिलों के अंदर बैठे हुए हैं, उसी प्रकार से काम छोड़ कर हमारी जो स्ट्राइक है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक सरकार हमारी बात को एक्सेप्ट नहीं करती, हमारे 35-400 की जो मांग है उसे एक्सेप्ट नहीं करती, तब तक हम निरंतर इसी प्रकार से धरनों पर बैठे रहेंगे। मैं कल भिवानी था, भिवानी आंदोलन में मैंने देखा अब एक भारत माता की फ़ोटो लग रही है, वहाँ पे शहीदों की भी फ़ोटो लग रही थी। एक जो क्लर्क वो तेवतिया जी, कहाँ से थे, नरेश तेवतिया जी, वो शहीद हो गए। उसको लेके आगे की क्या रणनीति है? अब उसका परिवार तो दोबारा से नहीं, उसके परिवार बिल्कुल नहीं होने देंगे जी। उसके साथ पूरा हरियाणा का क्लरिकल स्टाफ खड़ा है। और ऐसा नहीं है कि हमने अभी जो कुछ मदद करने की घोषणा की वो हम आगे नहीं करेंगे। हम
खुद मैं व्यक्तिगत रूप से उनको फ़ोन नंबर दे के आऊँगा। उनके बच्चों का हर वार्षिक रूप में भी होएगा और शुरुआत के तौर पर हमने जो राज्य टीम है उसमें से 2 लाख रुपए और बाकी जो मदद कर रहे हैं वो सभी इकट्ठी करके उनके पास दे के आएंगे। अभी मैंने उनसे पूछा था कि भाई अभी आ जाएं, तो अभी उन्होंने मना किया है। पलवल टीम ने कहा कि भाई अभी दिन वगैरह हो जाते हैं उसके बाद हम मिलेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आगे भविष्य में हमारी इस तनख्वाह के अंदर से भी कोई अंशदान जो भी होता है वो, क्योंकि साथी हमारा इस आंदोलन के अंदर गया है और उसका कोई व्यक्तिगत हित नहीं था, तो साथी की जितनी भी परिवार की मदद हो सकती है उनके बच्चों की पढ़ाई की लेकर जो भी, मतलब उसको किसी भी प्रकार से उसके परिवार को झुकने नहीं देंगे, किसी भी प्रकार से। वो कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते। आदमी सरकार से भी दरखास्त करोगे भाई इसके परिवार को? वो तो होगा जी, वो एक्स ग्रेशिया पॉलिसी में है, ये मैंने पता किया था और हो जाएगी। वो चीज़ें तो चलती रहेंगी, वो तो हम साथ साथ मदद करवाएंगे, लेकिन एक वो एकदम से थोड़ा सहारा चाहिए होता है, उसके लिए हम सारे खड़े हैं, सारे साथी खड़े हैं। अब सरकार कहीं ना कहीं सोच रही है कि 700 कह दिया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये भी डाउन आऊँगे हम भी। कहाँ पे बात आप उनको होगी भी ओढ़े जाके अटक जाओ? नहीं, बात तो जी 35-400 पे जाके शुरू होएगी, अटकेगी नहीं, शुरू वहाँ से होएगी, क्योंकि उसके बाद भी हमारी सारी चीज़ें हैं। हमारा असिस्टेंट का, डिप्टी का स्केल उन्होंने एक ही कर रखा है जी, वो भी हमें अलग करवाना है। हमारा जो गैजेटेड पोस्ट है सुपरिटेंडेंट की और बाकी गैजेटेड पोस्ट है उसके अंदर भी भारी अंतर है। एक क्लैरिकल का गैजेटेड और एक दूसरी पोस्ट का गैजेटेड, उसके पे स्केल में भी अंतर है, वो चीज़ें भी करवानी है हमें। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो रास्ता खुलने के बाद एक एक करके हम सारी चीज़ें उनके सामने रखते रहेंगे। मैंने इस विषय पे वीडियो बहुत सारी बनाई भाई साहब। कुछ लोगों के कमेंट आए हैं कि भाई अपना जो आपका टेस्ट हुआ हर 2 साल में 4 साल में वो क्लियर करो, जब जाके अपनी तनख्वाह बढ़ेगी। ऐसा कुछ सिस्टम है भाई? आप इसलिए बैठे हो कि आपका टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा, ऐसा कोई मामला? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मामला नहीं है। उस टेस्ट की योग्यता को बताने के लिए बैठे हुए हैं, उस टेस्ट से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा के अंदर एक ऐसा पद क्लर्क ही है जिसका वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है अगर वो टेस्ट पास ना करे। पास कर लेता उसका पीछे का एरियर भी नहीं देते, लेकिन काम उससे वो सारा लेते हैं, काम सारा ले रहे हैं, लेकिन टेस्ट पास होने के बाद पीछे का एरियर वगैरह कुछ नहीं देते। उस टेस्ट की योग्यता हम बताने चाह रहे हैं कि उस टेस्ट की योग्यता ये है जिसके अंदर छूट उसी को मिलती है जिसने BCA कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCA इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, MTech इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और उसके बाद जो स्किल टेस्ट है टाइपिंग का, उस योग्यता को ये मान रहे हैं 19,900 के अंदर। भाई एक तरफ आप आरको बैंक के अंदर देख लो, आप 35-400 ले रहा है हमारा आरको बैंक, वो हरियाणा के कोष निधि में से जाता है, वो ऐसे किसी दूसरे प्रदेश का मामला नहीं है। आप OSD महोदय से पूछ के देखना जी, आपका एक क्लर्क तो 35-400 भी ले रहा है आरको बैंक के अंदर, तो ये भी तो एक क्लर्क का हिस्सा है। लेकिन वो इन चीज़ों पर बात करने के अलावा बातों को बजट की तरफ, दूसरी पोस्टों की तरफ, संख्या की तरफ मोड़ देते हैं। आपके जो क्लर्क बैठे हैं, क्लर्कों के साथ और किस किस डिपार्टमेंट के लोग, कौन कौन कर्मचारी आपकी सपोर्ट में हैं? यहाँ पर असिस्टेंट हमारी जो लॉबी पूरी पाइपलाइन होती है मिनिस्ट्रियल स्टाफ की, वो सारी की सारी बैठी हुई है और बोर्ड, निगम, यूनिवर्सिटी सभी के सभी एक साथ बैठे हुए हैं, विभाग के सभी जो भी हरियाणा सरकार के अंतर्गत आते हैं। भाजपा सरकार ऐसा क्यों लगा कि ऐसा रिजिड नेचर अपना रहे हैं? मतलब मैं टस मस नहीं हो रहे, बिल्कुल ढीठ तो नहीं कहूँगा, मैं रिजिड नेचर ही कहूँगा। ऐसा उनके दिमाग में क्या फिट है भाई वो बढ़ा नहीं पाए? क्या सच में ही आर्थिक स्तर पे कमजोर है हरियाणा? नहीं, आर्थिक स्तर पे कमजोर होता तो जी रेवेन्यू का जो आप आंकलन मांगो, हाँ नहीं, उसके अलावा भी मुख्यमंत्री महोदय ने अभी आपने पीछे रेवाड़ी में सुना होगा कि भाई बजट की पैसे की कोई कमी नहीं है, ग्राम पंचायतों को खर्च करना चाहिए, इस प्रकार से उनकी स्पीच थी कि भाई बजट की कमी नहीं है, आप खर्च करो। तो बजट की कमी नहीं है तो इस पद की मांग उठते ही बजट की कमी कैसे उत्पन्न हो जाती है? जबकि हरियाणा के अंदर 2012 से लेकर अभी तक वर्तमान तक मैं आपको नया डाटा बताऊं तो 36 ऐसी पोस्ट हैं जिनके वेतन के अंदर वृद्धि हुई है और इस सरकार के अंदर भी हुई है। तब इन्होंने अगर ऐसा सोचा होता कि भाई हमने एक पोस्ट जो क्लरिकल वर्ग है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे वो अब सोच रहे हैं दूसरे पदों का, हमारी वाले पद की बात उठने पर, तब ये दिक्कत नहीं आती, सामना नहीं होता, वो भेद नहीं होता। ये आंदोलन शुरू ही इस वजह से हुआ क्योंकि इतना बड़ा भेदभाव इतने लंबे समय से होने के कारण हमने हमारी मांग को जब सरकार सुनना नहीं चाह रही थी तब हमने ये चीज़ें शुरू करी और ये आंदोलन खड़ा हुआ। आपकी जो लास्ट मीटिंग हुई है 21,700 जिसमें जिक्र होया था, उसमें बातचीत क्या हुई? थोड़ा सा वो बोले कि व्यवहारिक करो, व्यवहारिक करो। हम बोले क्या होता है व्यवहारिक? बोले हम एक स्टेप बढ़ जाते हैं।
वो बोले एक स्टेप का मतलब वो बोले कि 21,700। हमने उसी समय टेबल छोड़ दी और हमने कह दिया भाई आप टर्मिनेट कर लो एमसा, इसेंशियल सर्विस एक्ट होता है, एस्मा, या जो भी आपके पास चीज़ें है वो आप शुरू कर दो, क्योंकि आपने जो ये चीज़ बताई है ये किसी के भी स्तर पर नहीं उतरेगी। और आपने ना इस तरह का मजाक हमारे साथ कर दिया 3 मीटिंग के बाद और इतने दिनों के बाद, जो किसी तरह से भी व्यवहारिक नहीं है। क्या वहाँ पे खबरें क्या चला, मैं अपना बताऊं, खबरें ये भी चले भाई जब वहाँ पे क्लर्क बैठे थे तो उन्होंने हो सकता है वो फेक हो कि भाई धमकी भी दी, हम तो आपकी सरकार आने नहीं देवांगे, क्या इस टाइप की बातें हुई हैं? ये राजनीतिक बातें नहीं होती जी। वैसे तो ना आईएएस नहीं हुई, मैं ही बैठा हुआ था जी वहाँ पे। ये राजनीतिक इस प्रकार की बातें नहीं होती, ना इस प्रकार से तू तड़ाक की बातें होती नहीं। हम जैसे ना कि काउंटर पॉइंट करना पड़ता है, उन्होंने वो कह दिया फिर उसके बाद हमें वो चीज़ें बतानी पड़ती है। नहीं छोड़ा उन्होंने। हाँ, लेकिन बाहर आके मीटिंग में अगर वो कुछ कह दे वो अलग बात होती है, वो उनकी नीति रहती है, क्योंकि हम तो अंदर बैठे हैं। जवाहर जी बाहर जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं, हमें नहीं पता चलता, बाद में हमें मैसेज मिलता है कि भाई इस तरह से चीज़ें हो रही है। तब हमें हैरान हो रहे थे कि हमारे सामने किस तरह का व्यवहार है और बाहर किस तरह का व्यवहार है। इस टाइप का मैनिपुलेट हुआ है। हाँ होता है जी, बिल्कुल होता अब नेक्स्ट मीटिंग कब आपकी? है। ये सरकार जब बुलाएगी शायद कल परसों भी हो जाए, कल परसों हो सकता आ जाए, कभी भी आ सकता है जी। तो हम बातचीत से पीछे नहीं हट रहे, हम बिल्कुल भी बातचीत से, चाहे कितनी बार बुलाए, बातचीत से हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। बातचीत से वो डरता है जिसकी मांग में कोई दम ना हो, जिसके पास तथ्य ना हो पेश करने के लिए। इसलिए हमारे पास सारी तरह के तथ्य हैं, सारी तरह की स्ट्रेटेजी है। कल है यह बात फिर फैल हो जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए, सारे परेशान हैं, होना नहीं चाहिए। अगर कल मीटिंग फिर फैल होगी, आगे का स्टेप क्या है? आगे सारे बैठे हुए हैं, कंटिन्यू यही चलेगा जी। ये आप हिम्मत देख रहे हो, ये रोड नहीं करेंगे जी हम। रोड राड क्यों जाम करना है? जनता से लड़ाई थोड़ी ना है, हमने तो काम रोक रखा है। और ये काम करना किसको? हमें ही करना है वापस भी। ये सरकार ने तहसीलदार को भी आपने काम करना सिखा दिया, वो आपकी कुर्सी का वो तहसीलदार देखेगा भाई, जिस टाइम एक क्लर्क से गलती होती थी तब वो सस्पेंड होता था। अब तहसीलदार की जिम्मेवारी तो तहसीलदार संभालेंगे उन सारी चीज़ों को जो करने लग रहे हैं। हमने उनसे फिर भी निवेदन किया एसोसिएशन से कि भाई पूरी ताउम्र आपके साथ ही हमारा वो सारा भाईचारा है, उस चीज़ को आप देखते हुए, और वो खुद भी मानता है प्रशासन भी कि भाई इनका हक जायज़ बनता है। और इसलिए हमारा ऊपर से भी जो प्रशासन का है वो सारी अधिकारी भी ये मानते हैं कि भाई हाँ इनका हक जायज़ का बनता है। अच्छा भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहोगे सारे मामले में? देखो भाई साहब, ऐसा है कि सारी बातें तो राज्य प्रधान विक्रांत तंवर जी ने क्लियर कर दी हैं। हमारा स्टैंड वही है 35,400, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत है। हमने सरकार को बता दिया है यदि 35,400 के ऊपर कहीं समझौता होता है तो हमारी स्ट्रेंथ आपके साथ में है, हम 2 मिनट के अंदर धरना उठवा देंगे। अब सरकार के हाथ में है, सरकार क्या चाहती है हमसे, हम अपने साथियों के साथ में है। हमारी बात का कोई स्टैंड चेंज नहीं होता, 35,400 के अलावा कोई बात नहीं होगी हमारी। सरकार कैसे मानना कैसे ना मानना? देखो, सरकार कैसे मानेगी नहीं मानेगी वो हमारी स्टेट बॉडी ने आपको बता दिया। मैं तो हिसार की तरफ से इतना बता रहा हूँ, जो हमारे राज्य प्रधान कहेंगे कि ये करना है या वो करना है, वो हमारा हिसार का पूरा ज़िला, पूरे क्लरिकल वर्ग इनके साथ खड़ा है, इनके पीछे खड़ा है। जो भी निर्णय होगा स्टेट बॉडी का वो सिर माथे है। जो भी फैसला सुनाएंगे या जो भी आगे की रणनीति बताएंगे, बिल्कुल हम एक एक कदम इनके साथ चलेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। कहना चाहोगे जी सारे? बस सही बात है, यही बात है, यही कहना चाहेंगे जो तंवर जी ने बताया आपको। भाई हमारी तो एक ही मांग है 35,400, और जब तक वो मांग पूरी नहीं होगी जब तक धरना जारी रहेगा। और जो हमारी स्टेट बॉडी है जो फैसला करेगी वो लागू करेंगे। इसी प्रकार धरना अनिश्चितकालीन है हमारा, तो निश्चित। और अभी इनको स्टेट बॉडी को आश्वस्त करते हैं, आपके माध्यम से बताते हैं कि जो आदेश आएंगे उनकी पालना हिसार जिला पूर्ण रूप से इनके साथ रहेगा। तो भाई मैं तो सिर्फ कई जिला में घूमने के बाद एक निष्कर्ष यो पहुंचा है कि मुख्यमंत्री के सलाहकार ने इलेक्शन नहीं लड़ना, इलेक्शन लड़ना मुख्यमंत्री जी ने और उनके नीचे जो 40-42 विधायक हैं उनका इतना करा छोड़ दो, गामा में वोट मांगे हुए इनके घर जाके गेट खुड़का ले, नहीं तो उनका भी राह बंद होने लग रहा है एक सलाहकार के चक्कर में। दूसरी बात, यहाँ पे जो बैठे हैं अभी तक उन्होंने अपनी ताकत का नहीं बेरा था, लेकिन ये बेरा लग गया उन्होंने अपनी ताकत का। भाई कल कहीं ना कहीं सोचा गया था भाई एक थोड़ा सा शरीफ हुआ डरपोक हुआ है, लेकिन आज ये सबसे ज़्यादा एक्टिव मोड में है और ये नेता बनने लग रहे हैं। सरकार इन्होंने नेता बना हुआ है, वो सोच लो। एक अंतिम बात, मुख्यमंत्री साहब अगर नू सोच रहे हैं कि 2024 में आना ही नहीं, फिर ये ठीक बैठे हैं। अगर उन्हें आना है तो फिर ना खड़ा कर दो। फिलहाल ये वीडियो इतनी, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।